नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण के इम्पोर्टेंट प्रश्न डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं अल्टरनेटिव डे पे शाम के 8 बजे। तो इससे पहले हमने देखा था हमारा पार्ट नंबर 2 जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा पार्ट नंबर 3 जिसमें टोटल हम 20 प्रश्न देखेंगे। और ये प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, सुपर टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट वगैरह सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो किसी की भी तैयारी आप कर रहे हैं, इन जो प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न क्या पूछा था कि जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय जो है वो कहाँ है। 4 ऑप्शन थे आपके, वेनिस, रोम, जेनेवा या पेरिस। आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी रोम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिसने रोम उत्तर दिया था पिछले वाले पार्ट में, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय रोम में जो है वो स्थित है। थोड़ा सा और जैव विविधता के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो घोषित किया गया था। एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था। तो 2010 को जो है वो घोषित किया गया था। और हॉटस्पॉट क्षेत्र वर्तमान में यदि बात करें भारत में कितने हैं, तो टोटल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र बनाए गए, जिनमें से पहला होगा आपका पश्चिमी घाट, दूसरा होगा आपका पूर्वी हिमालय, तीसरा होगा आपका इंडो बर्मा और चौथा होगा आपका सुंडा लैंड। तो ये ध्यान में रखिएगा। और भारत में यदि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें पूछा जाए तो नीलगिरी आपका जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला कह रहा है साले गैस, दूसरा कह रहा है कोयला, तेल, मीथेन। तो दूसरा हो गया आपका कोयला, तल, मीथेन। तीसरा हो जाएगा आपका सख्त बलुआ पत्थर और चौथा है मीथेन हाइड्रेट्स। आपको क्या बताना है, इनमें से प्राकृतिक जो गैस है उसके अपरंपरागत स्रोत इनमें से कौन से हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 4 या ये सभी। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि आपका साले गैस, कोयला, तल, मीथेन, बलुआ पत्थर और मेथेन हाइड्रेट, ये सभी आपके जो प्राकृतिक गैस है उसके अपरंपरागत स्रोत के अंतर्गत जो है वो आते हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर गौर करते हैं, अपरंपरागत और परंपरागत स्रोत आखिर होते क्या हैं। तो यही तो टाइप होते हैं। तो यदि परंपरागत स्रोत की बात करें तो ये वे स्रोत हैं जो कि भविष्य में जाकर समाप्त हो जाएंगे, यानी कि जिनका हम दोहन तो कर रहे हैं ऊर्जा के लिए, परंतु एक टाइम ऐसा आएगा कि वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में इसमें प्राकृतिक गैस हो जाएगा, या कह सकते हैं आप इसमें कोयला हो जाएगा। तो ये आप इससे भी समझ सकते हैं कि कोयला जो है ये एक ना एक समय एक ऐसा आएगा जब जो है वो इसका जो भंडार है प्राकृतिक वो जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस भी जो है इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। अब बात करें अपरंपरागत स्रोत, तो ये जस्ट इसके अपोजिट कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कभी ना समाप्त हों, जैसे कि आपका पवन ऊर्जा सबसे बेस्ट इसका उदाहरण हो जाएगा। या आप एक और अच्छा सा कह सकते हैं, पवन ऊर्जा के अलावा सौर ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा या बायोगैस, तो ये सभी इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अब अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि साइट्स किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या जर्नलिज्म से या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है साइट्स जो है वो किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण संरक्षण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साइट जो है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आपका एक वैश्विक समझौता है। ये आपका एक पर्यावरण जो संरक्षण है उससे संबंधित वैश्विक समझौता है। साइट्स को लेकर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा।
क्लार्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, जल संरक्षण से संबंधित है या खेल से संबंधित है? एकदम नए प्रश्न आपको कहीं देखने को नहीं मिले होंगे, एकदम लेटेस्ट आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वन्य जीव सुरक्षा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्लार्क बी बेविन जो पुरस्कार है ये आपका वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित होता है, और ये जो वन्य जीव सुरक्षा है उसके लिए जो कार्य करते हैं उस व्यक्ति को दिया जाता है। तो वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र में आप कह सकते हैं पुरस्कार दिया जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, गृह मानक किससे संबंधित है? जल मानक से, पर्यावरण मानक से या आर्किटेक्चर, यहाँ पर आर्किटेक्चर लिखा है तो वो आपका हो जाएगा तीसरा मानक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आर्किटेक्चर लिखा हुआ है ये आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, काम है बड़ी की र और टे चर, तो इस प्रकार से जो है वो लिखा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर की कौन सा होगा। गृह मानक किससे संबंधित है? तो आपका पर्यावरण मानक जो है इससे संबंधित है। आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 5वां। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री या उपराष्ट्रपति? आपको बताना है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है इसकी जो स्थापना है वो आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये आपका एक अधिनियम है, इसके तहत गठित एक वैधानिक संगठन में जो है इसकी स्थापना कह सकते हैं की गई थी। और आप ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पर्यावरण और वन मंत्री इसके जो है वो उपाध्यक्ष जो है वो होते हैं। तो यहाँ पर तो अध्यक्ष पूछा गया है, चेयरमैन पूछा गया, परंतु उपाध्यक्ष भी आपसे पूछा जा सकता है। मुख्यालय की बात करें कहाँ है इसका, तो मुख्यालय इसका देहरादून में है, जो कि आपका उत्तराखंड के अंतर्गत जो है वो आता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 6ठा। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, 4 ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए केरल जो है वो सही हो जाएगा। और ज़्यादा डिटेल में कहें तो केरल के पालक्कड़ जिला जो है ये जो है आपका एक जिला है, तो पालक्कड़ जिला जो है इसमें स्थित है, जो कि आपका 89 वर्ग किलोमीटर में जो है वो फैला हुआ है। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य। थोड़ा सा आप इसे ट्रिक से भी जोड़कर याद रख सकते हैं। जो केरल है आप जानते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? केरल में है। और जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसके क्या निकल आते हैं? पर निकल आते हैं। देखिए परम्बिकुलम में क्या लिखा हुआ है? पर लिखा हुआ है, तो इससे थोड़ा सा जोड़ के आप याद रख सकते हैं। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसके पर निकल आते हैं। तो जब भी आपसे परम्बिकुलम पूछा जाएगा पर आप उसमें वर्ड देखेंगे तो केरल आपको ट्रिक वहां से कर सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 7वां। इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? अंटार्कटिका एनवायरमेंट प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका एनवायरमेंट प्रोटोकॉल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यही आपका ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें अंटार्कटिका में खनन पर रोक जो है वो लगाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 8वां। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान? 4 ऑप्शन है,
आपको बताना है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी जो है वो इसमें स्थित है। तो कह सकते हैं कच्छ की खाड़ी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। तो ये इसकी जो है वो स्थापना वर्ष जो है वो हो जाएगा। अब इसके सन जो है ईयर है उसको भी थोड़ा सा ट्रिक से जोड़कर आप याद रख सकते हैं। कैसे? यदि मैं आपसे ये कहूँ कि आप समुद्र में तैर सकते हैं कि नहीं, आपने स्विमिंग पूल में तैरना सीख लिया, नदियों में तैरना सीख लिया, क्या आप समुद्र में तैर सकते हैं? तो समुद्र इतना विशाल होता है, कहीं ना कहीं आप 1-2% जो है वो जो तैरना आप जो सीखे हैं उससे कम ही वहां पर तैर पाएंगे। तो बस 1-2% आपकी ट्रिक है, 1-2 इस टाइप से आपने लिखा। और टोटल 100% में यदि आप 1-2% निकालेंगे, 2% चलिए हमने निकाल लिया कि आप 2% कम तैर रहे हैं, तो 100 में 2 गया, कितना बचा? 98 बचा। तो 1982 में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जो आपका कच्छ की खाड़ी वाला जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो इससे जोड़कर याद रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप रटेंगे आप कल भूल जाएंगे, 10 दिन बाद भूल जाएंगे। थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ के याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? इटली, जर्मनी, फ्रांस या जापान? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन जो है वो चला है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बात करते हैं उत्तर की। तो आप जानते हैं फास्ट फूड में एक और नाम आता है इडली डोसा, आपने अवश्य सुना होगा। तो इडली डोसा आपका थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपका क्या है? फास्ट फूड है। और इडली से कौन सा सब राष्ट्र बन रहा है या कह सकते हैं देश बन रहा है? तो इटली बन रहा है। तो इटली ही आपका यहाँ पर सही है। तो फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? इटली में जो है वो चला है। तो जब भी फास्ट फूड आए आप तुरंत इडली डोसा याद रखिएगा। और इटली भी आप ऑप्शन में देखेंगे तुरंत आपको दिमाग में इडली डोसा आ जाएगा और इटली जो है आपको वहां से आप टिक कर सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10वां, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? वृक्ष है, रेफ्रिजरेटर है, दूषित जल है या केरोसिन है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आप सभी जानते हैं रेफ्रिजरेटर आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का जो बहुत नुकसान होता है ये आपकी रेफ्रिजरेटर से उत्पन्न होती है, और यही आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और यहाँ पर ये ना कंफ्यूज होइएगा कि केवल ये रेफ्रिजरेटर से निकलती है, इसमें यूज होती है। प्रश्न में कह रहा है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत आपका इसमें रेफ्रिजरेटर में आता है। बाकी रेफ्रिजरेटर से निकलने का वर्क नहीं होता है, रेफ्रिजरेट में इस्तेमाल की जाती है, यूज की जाती है। बाकी यदि आप बात करें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो आपका एक कार्बनिक यौगिक होता है जो आपका केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो परमाणु है उससे मिलकर जो है वो बना होता है। ये नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाता है आपकी जो ओजोन लेयर है उसको। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सबकी समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। यदि सबको जलाया जाए, जैसे प्राकृतिक गैस है, जैसे केरोसिन है, जैसे कोई गैसोलीन है और जैसे कि प्रोपिन है, तो इसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस में से निकलेगी ये आपको जो है वो बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, कैरोसिन जो है आपका सही हो जाएगा। तो कैरोसिन कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करता है, यही आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 12वां, जैव ईंधन का उद्देश्य क्या होता है? वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण का मुकाबला करने के लिए, दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपके तीनों गलत हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं जो है वो हो जाएगा। तो जैव ईंधन का इनमें से आप कह सकते हैं कोई उद्देश्य नहीं है। जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। तो ये आपका 10 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो कह सकते हैं इसी के संबंध में जैव जो आपका
ईंधन है उसमें जागरूकता फैलाने के संबंध में जो है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपका जो जैव ईंधन की जो तिथि यानी 10 अगस्त का आप कह सकते हैं उद्देश्य, वही इसका भी उद्देश्य हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी? अच्छा प्रश्न है। नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ओजोन डे मनाने की घोषणा जो है वो किस प्रोटोकॉल में हुई थी? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन डे बनाने की जो घोषणा है इसी में जो है वो की गई थी। मनाया कब जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 16 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को जो है वो प्रत्येक मनाया जाता है आपका ओजोन डे। उसकी जो घोषणा है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो है वो की गई थी, 1987 में। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। प्रश्न आपका है राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? पहला कह रहा है युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना, पर्यावरण कानून बनाना, पर्यावरण संरक्षण या ये सभी। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको राष्ट्रीय हरित कोर जो है उसका क्या उद्देश्य है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना, ये आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल ग्रीन कोर, यानी कि राष्ट्रीय हरित कोर। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव जो है वो दिया है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयन क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदान? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला पश्चिमी घाट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो माधव गाडगिल हैं इन्होंने मैं जो ये पैनल है इसकी बात की जा रही है जिसकी इसमें मई 2011 में जो पश्चिमी घाट है उसको पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का अपना सुझाव है वो जो है वो दिया था। तो कब दिया था? मई 2011 में। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं सर्वाधिक जैव विविधता के संबंध में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका जो केरल की शांत घाटी है, साइलेंट वैली जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है सर्वाधिक आपको देखने को मिलती है। स्थित कहाँ है? तो वो भी आपका जो केरल है उसके पलक्कड़, जो मैंने स्टार्टिंग में भी एक राष्ट्र उद्यान बताया था शायद, वहीं पर जो है वो भी जो है वो स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। प्रश्न आपका कह रहा है कि चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव के सुरक्षा से संबंधित है? 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है नागार्जुन श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, दूसरा कह रहा है सिमिलीपाल जो कि उड़ीसा में है, तीसरा कह रहा है पलामू जो कि झारखंड में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि नागार्जुन श्रीशैलम जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। तो जो चेचू जनजाति है यह आपका यहीं से जो है वो संबंधित है। और जो पर्यावरण मंत्रालय उसके बयान के अनुसार यदि बात करें तो चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र में जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण से संबंधित है। और जो चेचू जनजाति है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति के अंतर्गत भी जो है वो आती है। और जो आपकी ये चेचू जनजाति है ये कौन सी भाषा बोलती है? तो ये आपकी भाषा भी जो है वो चेचू भाषा ही जो है वो बोलती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। पर्यावरण लेखांकन क्या होता है? 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है कि ये पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है, दूसरा कह रहा है कि ये देश के हरी क्षेत्रों को या का जो है वो सांख्यिकीय विश्लेषण करने का एक तरीका है, तीसरा कह रहा है उपरोक्त दोनों, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि पर्यावरण लेखांकन जो है वो क्या है। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन जो है उनकी खपत को मापने के लिए एक विधि है। और जो पर्यावरण लेखांकन है इसी को हम हरित लेखांकन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। किस नाम से?
हरित लेखांकन के नाम से भी जो है इसी को हम जानते हैं। और ये जो पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन है उसकी खपत को मापने के लिए एक विधि है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18 कि बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। पहला कह रहा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा कह रहा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना है बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। अच्छे अच्छे प्रश्न है, आपको पढ़ने मात्र से ही समझ में आ रहा होगा। हलवा प्रश्न जो है वो बिल्कुल नहीं है। चलिए बात करते हैं अब उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बिली अर्जन सिंह के थोड़े से बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। ये एक पूर्व शिकारी थे, किंतु एक छोटे तेंदुए के शिकार के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था और इन्होंने जो दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना के लिए अभियान चलाया था और इन्हें 1976 में और 1996 में जो WWF है इसने गोल्ड मेडल भी जो है वो दिया था। इसके साथ साथ 1995 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी जो है वो नवाजा गया था और इनकी जो मृत्यु है 1917 के बाद 2010 में जो है इनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। तो ये सभी है इनके बारे में जो आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं अपना वो प्रश्न, जैसा कि लास्ट वाला प्रश्न और उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे जो है वो पूछेंगे। तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ वो बेकार नहीं जा रही है। इसके साथ साथ चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब अपने प्रश्न की। निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? ऊर्जा, संख्या, रसायन या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक चेन बनी होती है, तो जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ती जाती है वो धीरे धीरे कह सकते हैं एक श्रृंखला में घटती जाती है। तो यही यहाँ पर पूछा गया था कि निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है, तो ऊर्जा ही जो है वो आपकी घट जाती है। चलिए देख लेते हैं अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है? भोपाल में है, कानपुर में है, लखनऊ में है या इलाहाबाद में है? चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। इसी के साथ हमारा आज का पार्ट समाप्त होता है। इसका उत्तर देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो लाइव टाइमिंग है ये शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।